हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे BSSC CGL 4 के ऊपर। और बात यह है कि देखिए, जब भी कोई भी जानकारी आपको दी जाती है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप सबका, तो संविदा कर्मी को लेकर के। मतलब कोई भी टॉपिक हो, लेकिन उस पे आपका वीडियो पे कमेंट जरूर रहेगा कि सर संविदा कर्मी को लेकर के आवाज़ उठाइए, संविदा कर्मी को लेकर के आवाज़ उठाइए। CGL 4 में हम लोग का सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, सारे के सारे संविदा वाले ही लेके चले जाएंगे सीट। देखिए, कई बार हमने इसको क्लियर करने का आपको प्रयास किया है, बहुत से लोगों को क्लियरिटी भी मिली है और वो अपने पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन बहुत से अभी भी लोग हैं जिनको इस मामला को लेकर के अभी भी वो कन्फ्यूजन में हैं, और ये मामला उनके ऊपर इतना हावी है संविदा वाला कि वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आपको समझा सकें। और कल ही इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी जारी किया गया है, तो उसके माध्यम से भी हम आपको वो समझाने का प्रयास करेंगे कि कितना इसका इस पर असर होगा या नहीं होगा, और आपको पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी हो जाएगा कि संविदा कर्मी का जो आखिर रूल है, वो रूल क्या है बिहार सरकार का। क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो रूल रेगुलेशन से ही होता है, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो चाहे वो सरकार में कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो सबसे पहले उस मामले को समझेंगे, फिर जो कल का नोटिस है उसको भी हम लोग समझेंगे, और ऑल ओवर आपको कंक्लूजन यहाँ पे बताएंगे कि इस पर कितना असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद जो लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी अच्छे से, वो लोग अपना पढ़ाई जरूर करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ये क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग का रूल। विषय है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के संबंध में। देखिए, रेगुलर वैकेंसी ना निकलने के कारण से बीच में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो पद खाली थे और वर्कलोड बढ़ गए थे, चाहे वो जिला, प्रखंड हो, अंचल हो, या क्षेत्रीय कार्यालय हो, या विभिन्न विभाग हो, डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया था कि जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको संविदा के आधार पर रखा जाए और उनसे काम करवाया जाए, जिससे कि वर्कलोड जो है ना वो उसको कम किया जा सके, जब तक कि रेगुलर वैकेंसी नहीं हो जाती है। और देखिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन भी किया गया है कि यह सर्वविदित है कि नियमित नियुक्तियों का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता है, परंतु नियमित नियुक्तियों में संभावित अपरिहार्य विलंब की अवधि में कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना जाना आवश्यक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि देखिए, अगर आप भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना। टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी पास करो परीक्षा सेल चल रहा है, जो कि 10 फेब से 11 फेब के बीच में ये एक्टिव रहेगा। और इसमें आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करना चाहते हैं तो केवल 351 रुपये में मिल जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं तो 439 रुपये में मिल जाएगा। बट इसके लिए आपको करना क्या है कि कूपन कोड यूज़ करना होगा SBYA, और जैसे ही SBYA यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपने तैयारी को बेहतरीन कीजिए। तो देखिए, ये मार्गदर्शन है, जैसे कि सेवानिवृत्ति दो तरीके की इसमें होगी। एक तो जो भविष्य में सेवानिवृत्त रिटायर्ड होने वाले हैं उनका चयन, और एक जो पूर्व से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको चयन किया जाता है कि कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए उनको वर्क में रखा जाए। और देखिएगा, भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के चयन, तो ये सब विभाग के अनुसार उनका डाटा रखा जाता है। चूँकि ऑलरेडी डाटा रहता है सरकार के पास, तो आवश्यकता अनुसार एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है कि आप आवश्यकता अनुसार इस पद पर इतने साल के लिए इच्छुक हैं तो फॉर्म भरें और काम कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज 65 रखा जाता है। तो क्या ये आपको जो दोबारा रिटायर हो चुके हैं ये संविदा कर्मी में जाएंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता है इनका, ऑलरेडी इनका एज निकल चुका है। और 1-2 साल जो 65 वर्ष के मैक्सिमम आयु है, उसी वर्ष तक इनको देखिएगा, 65 के बाद भी 67 तक इनको काम के लिए रखा जा सकता है। कि पदों का नाम भी दिया गया है कि किस किस पदों पर यह भर्ती की जा सकती है जो कि रिटायर्ड कर्मचारी होंगे। देखिए, पदों का नाम, जिन पर सेवानिवृत्त होने वाले अथवा पूर्व से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, पंचायत सेवक, जन सेवक, अमीन, अंचल निरीक्षक, प्रखंड में, चूंकि ये पोस्टिंग अब तो समाप्त हो गया है, प्रखंड में अब आरओ होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पर्यवेक्षीय पदाधिकारी, ANM, ग्रेड A नर्सेज, सचिवालय सहायक, जो कि अब आपका ASO हो गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर रखिए माइंड में। पैरामेडिकल, जिला देखिएगा पदाधिकारी कार्यालय, सचिवालय संपर्क लिपिक क्षेत्रीय कार्यालय, चालक, स्थानिक आयुक्त। इसके बाद देखिएगा ये सारे पद यहाँ पे, जैसे कि अलग अलग जो पद यहाँ पे है शामिल किए गए हैं।
जल संसाधन विभाग के जनसंपर्क पदाधिकारी। और देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ शामिल किए गए हैं। 57 और पोस्ट देखिए बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव और सचिव का भी पद है, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। मैं अभी इसको दिखा दूंगा नोटिस। तो ये है आपका सरकारी कर्मचारी का नियुक्त करने की प्रक्रिया। और सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी का पद। अब इसी के तहत देखिएगा कल का ही ये नोटिस है, हमने टेलीग्राम पे आपको डाला भी था, तो आपने देखा भी होगा। पंचायती राज विभाग से PRD से ये नोटिस निकाला गया है। क्या है? बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के जिला अंकेक्षण अधिकारी लेवल 7 एवं वरीय अंकेक्षण अधिकारी लेवल 6 के पद पर सेवा संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु विज्ञापन। अब कल का ही ये नोटिस है और ये विज्ञापन जारी किया गया आपका संविदा के आधार पर लिए जाने के लिए। इसमें पोस्ट की संख्या देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे आवेदन की तिथि देखिए कब तक किया है, तो 10 मार्च 2026 तक इन लोगों को आवेदन किया जाना है। लेकिन इसमें कौन संविदा पे भरेंगे फॉर्म, वो सारा चीज़ यहाँ पे देखिएगा। तो संविदा आधारित जिला अंकेक्षण पदाधिकारी वरीय अंकेक्षण अधिकारी हेतु आरक्षण कोटिवार पदों का विवरण। तो देखिए इसमें भी आरक्षण का पालन किया जाता है, लेकिन होता क्या है, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी टोटल 38 पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। और यहाँ पे देखिएगा तो वरीय अंकेक्षण के टोटल 165 पद हैं, 38 और यहाँ पे 165। और यहाँ पे देखिएगा अब संविदा नियोजन हेतु पात्रता, यानी कि पात्रता इसकी क्या रखी गई है, तो आवेदक बिहार सरकार अंतर्गत जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हो, यानी कि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी होगी ही नहीं। ये क्या है, ऑलरेडी सेवानिवृत्त है, तो क्या ये आपके संविदा का लाभ ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और ऑडिटर का पोस्ट है CGL में, बिल्कुल है। तो ऑडिटर वाले जो सोच रहे थे कि इस पे पद पे कोई संविदा कर्मी होगा, तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, रिटायर्ड कर्मचारी को ही इसमें रखा जाता है। तो ऑडिटर में भी आपको लेकर के कन्फ्यूजन दूर हो गया। यहाँ पे भी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको ही संविदा के आधार पर मात्र 65 वर्ष की आयु तक, जब तक कि देखिएगा यहाँ पे नई भर्ती नहीं हो जाती है, और जिनका एक 64 वर्ष से कम हो वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इनको कोई संविदा का मामला से बेनिफिट नहीं पहुँचेगा और ना ही इनकी वजह से आपको नुकसान होगा। इसके अलावा देखिएगा, जो कि मैंने कई बार आपको क्लियर करने का प्रयास किया है, ये बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर नियोजन। यहाँ भी अगेन 64 वर्ष की आयु 65 वर्ष की आयु तक इनको 1 वर्ष के लिए नियुक्ति दिया जाता है, ताकि जो रेगुलर भर्ती हो रही है उसके पहले जो वर्क लोड है उसको कंप्लीट किया जा सके, वर्क को टाइम से कंप्लीट किया जा सके। तो इसलिए ये संविदा पर नियोजन किया जाता है जो रिटायर्ड होते हैं। फ्रेशर की यहाँ पे कोई जगह नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करें, तो इनसे ना ही आपको नुकसान है और ना ही इनको संविदा का फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि देखिए संविदा नियोजित कर्मियों को देखिएगा यहाँ पे नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने के संबंध में तो किस आधार पर दिया जाता है, तो देखिए ये तो हो गया कि कितना दिया जाएगा, 25 अंक, हालांकि 25% होता है ये। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नियुक्ति होती है। संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन का सिद्धांत। देखिए 2 तरीके का संविदा नियोजन होता है। देखिए कुछ योजनाओं का कार्यकाल सीमित होता है और ये परियोजनाएं प्रायः केंद्र प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त संपोषित परियोजनाएं हैं। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि टेम्पोररी पोस्ट क्रिएट किया जाता है और संविदा के आधार पर इनको रखा जाता है। ठीक है, इस श्रेणी में वैसी नियुक्तियां भी सम्मिलित है जहां पर पद का सृजन अस्थायी है, यानी कि केवल संविदा के लिए ही उसको सृजित किया जाता है फिर समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति में यह पद अस्थायी है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग, जैसे मान चलिए कि सचिवालय सहायक हो गया, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अन्य आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के लिए अनुशंसा उपलब्ध कराने में विलंब हो, तब सामान्यतः ऐसी स्थिति में रिक्तियों के विरुद्ध कोई नया संविदा नियोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी जो रेगुलर पद है संविदा नियोजन नहीं किया जाएगा। अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही ऐसे रिक्तियों के विरुद्ध संविदा नियोजन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत ही संविदा नियोजन के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, और उसमें भी किनको संविदा का लाभ मिलेगा, अगर होता भी है तो जो आरक्षण रोस्टर निकाला जाएगा उसमें उनको मंथली पेमेंट मिलेगा, ये नहीं कि डेली वेजेस पे जो रखे गए हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा देखिए मकसद एक ही है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें। CGL 4 में इसका कोई असर नहीं है। हमने आपको ऑडिटर का भी बता दिया, अंकेक्षक का भी, ASO का भी बता दिया कि इसमें जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको ही रखा जाता है, फ्रेशर का इसमें कोई जगह नहीं है, और ना ही ये आपको नुकसान पहुँचाएंगे और ना ही इनको संविदा का लाभ मिलने जा रहा है। देखिए यहाँ पे और तो और यहाँ पे कुछ पद को विलोपित भी कर दिया गया है कि अब रिटायर्ड कर्मचारी भी संविदा के आधार पर नहीं रह पाएंगे। देखिए
जैसे कि जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग। तो देखिए कुल मिलाकर के यही प्रयास रहता है कि आप सही से मेहनत करें। अब आपके माइंड में यही सवाल घूमता रहेगा कि सिजिल में तो संविदा कर्मी ही लेके जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं, और उसी चक्कर में अपना पढ़ाई भी बर्बाद कर रहे हैं। और देखिए कई लोगों के माइंड में ये भर चुका है बात, इसीलिए लोग झूठ मूठ के कमेंट भी करेंगे कि मेरे भैया ही खुद संविदा कर्मी है, जबकि पूछा जाएगा उनसे कि किस डिपार्टमेंट में है तो कुछ पता नहीं है, बस वो कमेंट करेंगे। और ऐसा कमेंट आपको दिखने को जरूर मिल जाएगा। कई सारा कमेंट आएगा कि मेरे भैया खुद हैं एएसओ में संविदा कर्मी हैं। तो वो सब उनके माइंड में भर गया है, इसीलिए वो सोचते हैं कि कैसे भी प्रेशर डाला जाए कि लोग इस पे आवाज़ उठाएं। लेकिन देखिए ये नियम बिल्कुल गलत है, हम भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन सीजीएल में इसका असर नहीं है। इसलिए आप लोग गुमराह ना हो और मेहनत करें सीजीएल के लिए। देखिए भले ही नियम ये गलत है, लेकिन इसका अगर यहाँ पे असर नहीं है तो फिर यहाँ पे झूठ मूठ हम लोग क्यों बोलें कि नहीं यहाँ पे असर हो रहा है, असर हो रहा है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, ये रियल घटना है। मैंने देखा कि दो लोग थे आपस में बिल्कुल झगड़ रहे थे। कारण क्या था, क्योंकि उनको जांच कराना था किसी बीमारी का, तो एक बोल रहा था कि यार नहीं है, पैसा खर्च हो जाएगा। बोले कि ऐसा करके सक्का मिटा लेते हैं, यानी कि टेस्ट करवा लिए वो लोग, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं निकला। देखिए दोनों आपस में लड़ रहे थे, क्यों? बोला कि देखा हम बोली ना कि पैसा बर्बाद हो जाए, आखिर कौन बीमारी नहीं निकला, पैसों बर्बाद हो गई। मतलब कि पैसा लग गया तो उसको बीमारी निकलना चाहिए, मतलब कि मुक्ता ही है ना, कि पैसा लग गया तो वो तो अच्छी बात है ना कि आपको स्पष्टता हो गई कि आपको कोई बीमारी नहीं है। वो लोग झगड़ रहे थे कि हमने पहले ही बोला था, आखिर पैसा भी बर्बाद हो गया, कोई बीमारी भी नहीं निकला। मतलब सेंस देखिए। तो वही चीज़ है कि ठीक है, सीजीएल में जो संविदा का मामला है यहाँ पे कोई असर नहीं है, ये नियम गलत है, लेकिन यहाँ पर असर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं। बार बार आप लोगों का कमेंट आता है कि सर सवाल आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। ठीक है, आवाज़ इसके लिए उठाया जा रहा है, लेकिन सीजीएल में इसका कोई असर नहीं है। आप लोग इसलिए अच्छे से मेहनत करें, और मैं कई बार समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग को समझ आ जाएगा। बाकी आपका जो भी राय इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।